तो हेलो बच्चों, आज हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1.10 10वां एग्जाम्पल हमारे पास है, जो कि एक बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा सवाल है। और मैं इसको बहुत इम्पोर्टेंट सवाल भी कहूँगा, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। इससे पहले 9 एग्जाम्पल हमने अपनी प्लेलिस्ट पर बना दिए हैं, आप जाकर वहाँ से उनको देख सकते हैं। जो बच्चा आराम से इस वीडियो को समझ पा रहा है, उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, तो वो इस वीडियो को 2 की स्पीड में देख सकता है। ठीक है। और जो बच्चा इसके बारीक कॉन्सेप्ट पर समझना चाहता है, कैसे सॉल्यूशन को किया गया है, वो इस वीडियो को 1 की स्पीड में देख सकता है। तो आइए पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं बुक से और फिर इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर है हमारा 10। तो इसमें उन्होंने बोला है द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स इन फिगर 1.24 आर इतना। ठीक है। और ई वाई ई जेड बराबर 0। इसको समझते हैं, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब उन्होंने बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी है कुछ इस तरह से, एक नंबर में वैल्यू नहीं दी है, कुछ इस तरह से एक इक्वेशन में वैल्यू दी है। ठीक। और इसके नीचे लिखा है एक्स। इसका मतलब है जो एक्स डायरेक्शन होगी आपकी, ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, और ये वाली आपकी जेड डायरेक्शन है। तो तीन आपके इसमें एक्सेस हैं, एक एक्स, एक वाई और एक जेड। तो जो एक्स एक्सिस पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो है अल्फा एक्स की पावर हाफ, ये दिया है। और जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का बाई कंपोनेंट है और जेड कंपोनेंट है, ये दोनों जीरो के बराबर है। इसका मतलब ना तो वाई डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और ना ही आपका जेड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, बस आपका एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है। अब आगे बेटा, इन विच अल्फा बराबर इतना इतना, अल्फा की वैल्यू दे दी है क्योंकि यहाँ पर अल्फा दिया है ना, तो अल्फा की वैल्यू उन्होंने यहाँ पर दे दी है। अब उन्होंने पूछा है कैलकुलेट। फर्स्ट पार्ट इन्होंने दिया है द फ्लक्स थ्रू इन द क्यूब। इस क्यूब से कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा होगा, फर्स्ट तो ये निकालना है। और सेकंड इन्होंने बोला है द चार्ज विद इन द क्यूब। इस क्यूब के अंदर कितना चार्ज उपस्थित होगा, हमें ये भी निकालना है। और साथ में इन्होंने दिया है एज्यूम दैट ए बराबर, ये बेटा अल्फा नहीं है, ये ए है। ठीक है, ये अल्फा है ऊपर वाला, ये नीचे वाला ए है। ए बराबर 0.1 मीटर। जो क्यूब है ना, ये क्यूब की साइड ए दी है ना, क्योंकि सारी साइड इसकी इक्वल होंगी, है ना, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होंगी। और इन्होंने क्या दिया है, इसकी साइड को ए दिया है, और ए की वैल्यू कितनी दी है, 0.1 मीटर दी है। तो आइए बेटा सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे समझते हैं। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, तो बने रहिए वीडियो के साथ और एंड तक इसको देखना, स्किप मत करना। तो आइए बच्चों, अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो फर्स्ट पार्ट में हमें इसके क्या निकालना है, फ्लक्स थ्रू द क्यूब। इस क्यूब से कुल कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा होगा वो हमें निकालना है। मजेदार क्वेश्चन है, वो देखते हैं। सबसे पहले बेटा हमें पता होना चाहिए, एज वी नो डैट, जैसा कि आप जानते हो, क्या जानते हो, कि फ्लक्स का फॉर्मूला कितना होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इस तरह से डिनोट करते हैं हम, और फॉर्मूला होता है इसका E डॉट ए, है ना, E डॉट ए होता है। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसका पूरा फॉर्मूला अगर हम खोलते हैं तो क्या आ जाएगा, E ए कॉस थीटा, ये हमारा फॉर्मूला होता है। क्लियर है इतनी बात। और थीटा क्या होता है, थीटा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल होता है। ठीक है, तो ये हमने लगा दिया है। अब यहाँ पर अगर हमें फ्लक्स निकालना है, अब बेटा अगर हमें टोटल फ्लक्स निकालना है, तो आप ये देखेंगे डायग्राम में, ये क्यूब है ना, और क्यूब के कितने सरफेस हैं, 6 सरफेस होंगे। कैसे, एक ये येलो वाला, एक इधर येलो वाला, दो तो ये हो गए, तीसरा इसकी छत हो गई है ना, टॉप, इसका टॉप फ्लोर हो गया 3, और इसका ग्राउंड फ्लोर, ये ग्राउंड वाली जो फर्श हो गया, है ना, फर्श बोल सकते हैं इसको वैसे तो, चलो ये नीचे वाला हो गया, तो 4 ये हो गए, एक ये सामने वाला हो गया, और एक पीछे वाला हो गया, है ना, एक सामने भी तो है ना, ये वाला, ये हो गया, और एक पीछे वाला हो गया। तो कितने फ्लोर हो गए इसके, सॉरी कितने सरफेस हो गए इसके, तो 6 सरफेस हो गए इसके। तो अगर आप बेटा टोटल फ्लक्स निकालना चाहते हो, तो आप उसके जितने भी 6 के 6 सरफेस हैं, इनसे गुजरने वाला टोटल फ्लक्स आपको निकालना होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो उसको बेटा क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं फ्लक्स
ड्यू टू फर्स्ट सरफेस, पहले सरफेस से कितना फ्लक्स निकलेगा, प्लस फ्लक्स ड्यू टू सेकंड सरफेस, दूसरे से कितना फ्लक्स निकलेगा, प्लस फ्लक्स ड्यू टू थर्ड सरफेस, तीसरे से कितना फ्लक्स निकलेगा, ऐसे ही फ्लक्स ड्यू टू फोर्थ सरफेस एंड फ्लक्स ड्यू टू फिफ्थ सरफेस एंड फ्लक्स ड्यू टू द सिक्स सरफेस। इन छह के छह सरफेस से हमारा कितना फ्लक्स निकलेगा। तो इन छह के छह सरफेस को बेटा कुछ नाम हम दे देते हैं। देखिए, तो बेटा देखिए, इस ऊपर वाली जो छत है ये, इस छत को हम सरफेस फर्स्ट नाम दे देते हैं कि हमारा फर्स्ट सरफेस है। ठीक है, जो उसका ये नीचे वाला फर्श है, ग्राउंड वाला है, इसको हम सेकंड नाम दे देते हैं। क्लियर है, ये हमने सेकंड नाम दे दिया। अब थर्ड, थर्ड को हम क्या काम करते हैं, जो ये सामने वाला सरफेस है ना, ये सामने वाला सरफेस दिखाई दे रहा है ना आपको, ये वाला सरफेस, ये, इसको हम नाम दे देते हैं बेटा थर्ड सरफेस। अब ये थर्ड सरफेस आपको इस तरह से, चलो यहाँ कर देता हूँ, ये सरफेस सामने वाला क्या है आपका, थर्ड सरफेस है, ये सामने दिखाई दे रहा है ना, थर्ड। और पीछे वाले सरफेस को, इसको हमने नाम दिया बेटा फोर्थ सरफेस, इसको हमने नाम दे दिया। ठीक है, ऊपर वाला फर्स्ट है, नीचे वाला सेकंड है, ये सामने वाला कौन सा है हमारा, थर्ड है, और पीछे वाला क्या है हमारा, फोर्थ सरफेस है। फिफ्थ, फिफ्थ इस येलो वाले को दे देते हैं बेटा फिफ्थ सरफेस, इधर वाला साइड वाला। और सिक्स ये वाला, ये सिक्स इस वाले को दे देते हैं। ठीक है, अब इसको हमने येलो क्यों किया है अभी बताते हैं, इसको अभी समझते हैं, क्योंकि मेन काम के दो ही फ्लक्स हैं, बाकी जो ये फ्लक्स है इनका सबका सरफेस का जो फ्लक्स निकल कर आएगा वो जीरो निकल कर आएगा। जो मेन हमारे सरफेस है वो दो यही हमारे सरफेस है, बाकी ये जितने भी चार सरफेस है, ऊपर नीचे आगे और पीछे वाला, ये सब फ्लक्स हमारा कितना हो जाएगा, इनसे निकलने वाला बेटा जीरो हो जाएगा। तो देखते हैं। अब देखिए बच्चों, जो फर्स्ट सरफेस है आपका, ये ऊपर सरफेस है ना। अब इसके लिए मैं फ्लक्स का फॉर्मूला यहाँ पर पुट करता हूँ, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा, पूरा फॉर्मूला है ई ए कोस थीटा, लगा देते हैं बेटा, ई ए और कोस थीटा, है ना। तो ये फर्स्ट सरफेस के लिए यहाँ पर मैं थीटा लिखता हूँ। अब यहाँ पर बेटा थीटा जो हम लिख रहे हैं ना, चलो लिख देता हूँ, चलो फिलहाल तो मैं थीटा लिख दिया मैंने इसको। ठीक, चाहे तो इसको हम सरफेस हमारा फर्स्ट है, इसके नीचे हम फर्स्ट डाल सकते हैं ऐसे करके। ऐसी सेकंड वाले के लिए भी लगाते हैं फॉर्मूला, इसके लिए भी क्या होगा हमारा, ई ए कोस थीटा, ये कौन सरफेस है, ये सेकंड सरफेस के लिए। ऐसे बेटा थर्ड वाले के लिए लगाते हैं फॉर्मूला, तो सबके लिए लगा देते हैं, है ना। तो देखिए बच्चों, हमने सबके लिए फॉर्मूला यहाँ पर हमने लगा दिया है। अब मेन चीज समझने वाली ये है, जो ये फर्स्ट फॉर्मूला है ई ए कोस थीटा, ये किस सरफेस के लिए, पहले सरफेस के लिए। तो आइए यहाँ पर देखते हैं। तो बेटा फर्स्ट सरफेस ये है टॉप फ्लोर, है ना। अगर इस टॉप फ्लोर का मैं आपसे कहता हूँ कि ये एरिया जो है, ये एरिया वेक्टर होता है, और एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया वेक्टर इसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है, किसके ऊपर, एरिया के ऊपर। तो ये तो फ्लोर है ना, इस फ्लोर के ऊपर जो परपेंडिकुलर होगा वो ऐसे ही तो होगा ना ऊपर की तरफ, यही तो होगा इसका एरिया वेक्टर, ये ऊपर की तरफ। क्लियर है ना, ऊपर की तरफ होगा क्योंकि इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ओके, अच्छा अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम देखते हैं क्या दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक्स डायरेक्शन में है बस, बाई में भी जीरो है और जेड में भी जीरो है। तो ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर होगी, ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे होगी, बस कहाँ होगी, एक्स में होगी, क्योंकि ये डायरेक्शन हमारी कौन सी बेटा, एक्स है। ऊपर वाली कौन सी है, बाई है, और ये कौन सी है, जेड है। तो इसका मतलब जो हमारी डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो तो इस तरह से होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन के अंदर, यही तो होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से होगा। तो यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर इन दोनों के बीच में कितना एंगल बनना है, तो यहाँ आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ एंगल जीरो है, सॉरी 90 डिग्री का एंगल है, जीरो नहीं है बेटा 90 डिग्री है। ओके, तो 90 डिग्री का एंगल है। अब ये 90 डिग्री का जो एंगल है इनके बीच में, तो यहाँ पुट करते हैं, तो यहाँ हम लगाएंगे इस फॉर्मूले के अंदर, जैसे ही हम लगा देंगे यहाँ पर ई ए कोस 90, और कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, जीरो, तो सब जीरो हो जाएगा। चलो अभी आगे देखते हैं। अब इसके बाद सेकंड सरफेस की बात करते हैं कि सेकंड सरफेस में क्या प्रोसेस है, आइए देखते हैं। तो सेकंड सरफेस जो है हमारा, उसको देखते हैं, तो ये ग्राउंड फ्लोर का सेकंड सरफेस है ना। और अगर मैं आपसे पूछूं इसके लिए एरिया वेक्टर क्या होगा, तो बेटा इसके लिए एरिया वेक्टर तो नीचे की तरफ होगा, इसके परपेंडिकुलर, है ना, क्योंकि आउटवर्ड ही लेते हैं एरिया वेक्टर, है ना। अगर छत है आपकी, तो छत की नीचे की तरफ नहीं लेंगे एरिया वेक्टर, हमेशा क्या लेंगे, आउटवर्ड ऊपर की तरफ ही लेते हैं, बाहर की तरफ लेते हैं। तो ऐसे यहाँ पर होगा, तो ये यहाँ पर हम कहा लेंगे आउटवर्ड, तो ये होगा एरिया वेक्टर।
सही है 90 डिग्री एंगल। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक्स डायरेक्शन के अंदर है, ये तो हमेशा ऐसे ही है यहाँ पर, तो ये हो गया। तो यहाँ पर भी बेटा एंगल कितना हो गया आपका 90 डिग्री, यहाँ पर भी आपका एंगल हो गया। क्लियर है। तो अब ये वैल्यू हम लगा देते हैं सेकंड सरफेस के लिए। देखिए यहाँ पर सेकंड सरफेस में क्या काम करेंगे, तो जैसे यहाँ लिखेंगे हम ई ए कोस 90, ये भी जीरो हो जाएगा क्योंकि कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। चलो अभी आगे देखते हैं। अब थर्ड सरफेस की बात करते हैं, तो आ जाइए बेटा थर्ड सरफेस पर। तो थर्ड सरफेस की जैसे हम बात करेंगे, तो थर्ड सरफेस कौन सा वाला है हमारा, ये सामने वाला थर्ड सरफेस है ना, यही तो सर है ना। अब इस पर मैं आपसे कहता हूँ कि बेटा एरिया वेक्टर कैसे होगा, ये सामने वाले सरफेस पर एरिया वेक्टर तो बाहर की तरफ होगा, बाहर की तरफ होगा नहीं होगा, इस तरह से होगा, बाहर की तरफ होगा एरिया वेक्टर, मतलब इस तरह से, यही तो होगा। ये देखो एरिया वेक्टर तो बाहर की तरफ होगा, तो इसका मतलब यहाँ पर बाहर की तरफ होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, एक्स डायरेक्शन में होगा। तो एंगल कितना हो जाएगा बेटा, 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अच्छा देख लेते हैं यहाँ पर एरिया वेक्टर कैसे होगा, थोड़ा सा समझाने के लिए बना देता हूँ मैं। एरिया वेक्टर इसके ऊपर 90 डिग्री बेटा बाहर की ओर होगा, कहाँ की ओर होगा, बाहर की ओर। अब बाहर की ओर ऐसे बेटा दिखा तो नहीं सकता हूँ ना ऊपर की तरफ, तो यही बनेगा, ये होगा, आप समझ रहे हो। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगा, इस तरह से होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ भी जो एंगल है, ये एंगल भी कितना है इन दोनों के बीच का, 90 डिग्री एंगल है। तो इसका मतलब थर्ड सरफेस के लिए भी हमारे पास कितना होगा, 90 डिग्री ही एंगल होगा। ओके, तो आइए इस पे हम लगा देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा हमारा ई ए कोस 90। ओके, ये भी हमारा 90 हो गया। अब फोर्थ सरफेस को देखते हैं, ये फोर्थ सरफेस हमारा क्या है, कैसे है। तो ये फोर्थ सरफेस बड़ा पीछे वाला है ना। तो इसके ऊपर 90 डिग्री एंगल पीछे की तरफ होगा, इधर की तरफ चला होगा, है ना, पीछे की तरफ होगा। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स डायरेक्शन के अंदर है ना। तो कैसे हो रहा होगा, देखिए ये तो जा रहा होगा इधर की तरफ, पीछे की तरफ, जैसे मेरा पेन रखा है मैंने, ये तो जा रहा होगा आपका एरिया वेक्टर। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, इस तरह से होगा। दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ई ए थोड़ा सॉरी, ई ए कॉस 90, ये भी 90 जाएगा। अब जो मेन सरफेस है हमारे फोर और फिफ्थ, सॉरी फिफ्थ और सिक्स, इनको देखना है। देखिए आइए अब देखते हैं बेटा हम फिफ्थ वाले सरफेस को, कि फिफ्थ सरफेस हमारा ये है, दिखाई दे रहा है ना, ये हमारा फिफ्थ सरफेस है। अगर मैं इसका एरिया वेक्टर बनाऊं तो बहुत ही मजेदार है इसका एरिया वेक्टर, और वो किस तरफ है, वो होगा ऐसे, ये होगा सॉरी इसका एरिया वेक्टर, ये पेन भी बंद निकला, और ये होगा आपका एरिया वेक्टर। और ये एरिया वेक्टर इधर की टाइप है ना, ये लिख देता हूँ एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक्स डायरेक्शन में है, आगे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, आगे की तरफ है। चलो यहाँ बना देता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे है यहाँ पर, आगे की ओर है। तो एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो इन दोनों के बीच का जो यहाँ पर एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा नहीं होगा। यहाँ पर एंगल कितना होना है, 180 डिग्री होना है। तो आइए यहाँ पर लगाते हैं इस वाले, इसमें फिफ्थ वाले में, तो देखते हैं फिफ्थ वाला क्या है हमारा। तो फिफ्थ वाला है ई ए कोस 180। ओके, तो ये हमने लगा दिया है, 180 लगा दिया है। अब इसके बाद अब हमारे पास आता है सिक्स सरफेस, तो यहाँ की बात करते हैं सिक्स वाले की। तो सिक्स वाले को एक बार देख लेते हैं, ये तो और आसान है। इसका एरिया वेक्टर कैसे होगा, परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होगा, बार बार ये पहना जा रहा है सोफी बेटा, और ये होगा हमारे पास एरिया वेक्टर ए। ओके, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसे है, ऐसी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्स डायरेक्शन के अंदर ही है। एंगल कितना है इन दोनों के बीच का, तो एंगल इनके बीच का कितना है बेटा, 0 डिग्री एंगल है। आइए लगा देते हैं वैल्यू। तो जैसे हम वैल्यू लगाएंगे तो ये हो जाएगा ई ए कॉस, कितना हो जाएगा, कॉस 0। बस अब क्वेश्चन को सॉल्व करना है और क्वेश्चन हमारा फिनिश हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे करेंगे अब आगे सॉल्व। अब देखिए यहाँ पर आके देखिए, तो यहाँ हो जाएगा हमारा ये वैल्यू 90, ये 0 हो गया, ये भी 0 हुआ, ये भी 0 हुआ, और ये भी, ये चारों तो हमारे 0 हो गए। इसको देखते हैं, तो जब इसको देखेंगे बेटा हम, तो यहाँ पर जो है ई ए कोस 180 है ना, ई ए कितना है, कोस 180 है। तो यहाँ पर आपको पता है कोस 180 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस का 1 होती है। कितना होता है बेटा, माइनस का 1 होता है। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है
और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों ये अलग-अलग इलेक्ट्रिक फील्ड हैं। क्यों है अलग-अलग? आइए देखते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू दी है वो इस तरह से दी है, Ex बराबर अल्फा x की पावर 1/2। मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये वेरिएबल है, x पर डिपेंड कर रही है। अल्फा तो चलो उन्होंने दिया है, अल्फा तो कांस्टेंट है, ये दिया है। लेकिन अगर हम बात करें x की, तो ये x पर डिपेंड कर रही है, ठीक है? तो इसका मतलब ये दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी फिफ्थ सरफेस के लिए और सिक्स सरफेस के लिए, ये दोनों क्या होंगी बेटा? अलग अलग ही होंगी। ओके, तो देखिए, तो ये जो हमारा फिफ्थ वाला है, ये फिफ्थ सरफेस जो है ये वाला, इसकी वैल्यू, इसकी यहाँ पर हम इसको 1 मान लेते हैं, है ना? E1 से डिनोट कर लेते हैं, ये 1, इसको कर लेते हैं 2, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। तो क्या cos 180 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस E1a, ठीक है? और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? तो ये 1 होती है, तो ये हो जाएगा प्लस E2a। ओके, ये हमारा हो गया। तो टोटल फ्लक्स जो हमारा निकल कर आ रहा है, कभी आप इसको काट के जीरो कर दो, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगी। ठीक है, अभी देखते हैं कैसे होगी। तो कितना जाएगा? माइनस ई, ठीक है, माइनस E1a प्लस E2a, इस तरह से ये हमारा आया है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं और आगे सॉल्व करके इसकी वैल्यू को हम यहाँ पर लगाएंगे। अच्छा, एरिया दोनों अलग अलग होंगे, सेम होगा? एरिया तो सेम होगा, क्यों? क्योंकि ये हमारा क्या है? क्यूब है, और क्यूब के एरिया क्या होगा? क्यूब के बेटा हर सरफेस का एरिया तुम्हारा सेम होगा, क्योंकि लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों तुम्हारी क्या है? इक्वल है, ठीक है? तो आइए आगे देखते हैं। तो इसमें से बेटा हम क्या काम कर सकते हैं? यहाँ से हम एरिया को कॉमन ले सकते हैं, तो एरिया तो आ जाएगा हमारा कॉमन। ओके, और अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा हमारा माइनस E1 और प्लस E2। इसको सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं बेटा आगे हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या आया है? इलेक्ट्रिक फील्ड -E1 और प्लस E2। तो फ्लक्स, टोटल फ्लक्स बराबर है A ब्रैकेट -E1 प्लस E2, ये आ चुका है। चलो आइए इसमें वैल्यू लगाते हैं। तो हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो बुक में दी है, यहाँ लिख सकते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बेटा उन्होंने दी है यहाँ पर अल्फा इंटू एक्स की पावर हाफ, ये तो दी है, ठीक है? चलो, तो पहले वाले के लिए लगाते हैं, तो माइनस अल्फा एक्स, एक्स, इसको x1 लिखेंगे और पावर लिखेंगे हाफ। क्यों लिखा x1 अभी बताते हैं। और E2 इसको लिखेंगे क्योंकि प्लस का है, तो अल्फा x की पावर हाफ। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी है वो हमने यहाँ पर पुट कर दी है। अब क्यों किया बेटा ऐसा, देखते हैं। देखिए बेटा यहाँ पर देखिए, जो ये फिफ्थ सरफेस है, येलो वाला ये फर्स्ट सरफेस, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस है इसकी हमारे पास a। तो बेटा इस फर्स्ट सरफेस को अगर हम देखते हैं, इस फिफ्थ वाले को, तो फिफ्थ वाला सरफेस इस ओरिजिन से, ये ओरिजिन से बेटा कितनी डिस्टेंस दूर है? यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है ये देखेंगे, तो ये दी है बेटा a, ये वैल्यू a है। हालांकि बुक में मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन जब इसके हम सॉल्यूशन को देखते हैं तो वहां पर इन्होंने इसको a लेट किया है, ठीक है? तो इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस है, ये x की वैल्यू, क्योंकि ये x एक्सिस है ना? तो यहाँ से लेकर ओरिजिन से इस सरफेस की फिफ्थ वाले की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? तो वो है बेटा a। तो इसका मतलब ये होगा कि इसके लिए जो हमारी x1 की वैल्यू है, इसको मैं x1 लिख सकता हूँ, इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक को मैं x1 लिख सकता हूँ ये वैल्यू। और ये वैल्यू इन्होंने कितनी दी है? a के बराबर दी है ना? और a की वैल्यू भी इन्होंने हमें गिवन की है, यहाँ पर मैं नोट कर देता हूँ। तो a की वैल्यू इन्होंने हमें बोली है 0.1 मीटर, है ना? 0.1 मीटर इन्होंने हमें इसकी वैल्यू दी है, ठीक है? 0.1 मीटर हमें इसकी वैल्यू दी है। तो यहाँ पर इस वैल्यू को हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो आइए यहाँ पर लगाते हैं। तो देखिए बेटा यहाँ पर तो हो जाएगा a बराबर माइनस अल्फा की वैल्यू दी है 800। अब यहाँ पर किसकी वैल्यू लगानी है? x1 की वैल्यू लगानी है। x1 का मतलब क्या है? अभी मैंने समझाया है, ओरिजिन से उस फिफ्थ वाले सरफेस की बीच की डिस्टेंस जो कितनी मेंशन है? a, है ना? तो यहाँ पर a लगा सकते हैं और a की वैल्यू भी हमें पता है 0.1 मीटर है। तो 0.1 का पावर 1/2 प्लस अल्फा की वैल्यू फिर कितनी है? 800। अब यहाँ पर जो बेटा x है ये x2,
दूसरा वाला जो हमारा नेक्स्ट सरफेस है, हमारा 6 जो सरफेस है उसकी डिस्टेंस चेक करते हैं। आइए ओरिजिन से कितनी है। यहाँ से देखें तो ओरिजिन से ये जो सेकंड वाला, ये वाला जो येलो, जो सेकंड येलो वाला सरफेस है जिसको हम 6 सरफेस कह रहे हैं, इसकी डिस्टेंस कितनी होगी? देखिए बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है? ए है, ठीक है। और ये भी इसकी लेंथ भी कितनी है? इसकी ए है। तो अगर ये लेंथ ए है, ये वाली लेंथ ए है, तो ये अंदर वाली भी तो ए होगी ना, है ना? ए होगी नहीं होगी? तो यहाँ से लेकर ए हो गया, यहाँ से यहाँ तक भी कितना हो गया? ए हो गया। तो टोटल टोटल अगर मैं इसकी डिस्टेंस की बात करूं तो टोटल डिस्टेंस इसकी कितनी हो जाएगी बेटा? 2a हो जाएगी इस सरफेस तक। इस सरफेस तक डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इसकी? 2a के बराबर होगी, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमें क्या लगानी पड़ेगी? इस सेकंड वाले येलो सरफेस के लिए 2a लगानी पड़ेगी। ओके, तो लगा देते हैं इसके अंदर। तो कितनी वैल्यू बेटा? 2a है, और a की वैल्यू कितनी है? 0.2, सॉरी 0.1। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा बेटा? 0.2 की पावर 1/2 आ जाएगी, है ना? लिख देता हूं मैं, सिंस a की वैल्यू कितनी है? 0.1 है, तो इसलिए 2a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.2 मीटर हो जाएगी। ओके, तो यहाँ हमने पुट कर दी है, ठीक। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए, सॉल्व जब इसको करोगे आप, तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ से आप कुछ कॉमन ले सकते हो। क्या लिख सकते हो कॉमन? तो यहाँ ए तो बाहर है, यहाँ भी देखो बेटा 800 है, यहाँ भी 800 है, तो आप यहाँ से 800 को क्या ले सकते हैं बेटा? कॉमन ले सकते हैं। तो 800 आपने बाहर निकाल लिया, अंदर बचेगा -0.1 की पावर हाफ और प्लस 0.2 की पावर हाफ। ये आपका यहाँ से बचा है। ओके, अच्छा थोड़ा सा और देखते हैं इसको अब हम। आइए बेटा, अब इसको आगे देखते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। और अब थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ए, अच्छा ए क्या है? ए है हमारा बेटा एरिया। और एरिया क्या क्या फॉर्मूला होगा? सरफेस का एरिया, है ना? किसका सरफेस? तो क्यूब का एक सरफेस। तो क्यूब का एक सरफेस कैसा होता है? क्यूब का एक सरफेस हमारा स्क्वायर के साइज का होता है। तो स्क्वायर का कितना एरिया होता है? ए स्क्वायर होता है ना? तो यहाँ लिख सकते हैं हम ए स्क्वायर, मतलब साइड स्क्वायर। ओके, अब यहाँ कितना है? 800 है। थोड़ा इसको ध्यान देना है। अब यहाँ देखते हैं इसको, थोड़ा सा हमें यहाँ पर कुछ वर्क करना पड़ेगा। वो क्या कर रहे हैं, आराम से यहाँ पर देखिए, इसको देखिए। क्या बेटा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? 0.1 इंटू 2 की पावर हाफ, है ना? है तो यही सेम ही तो है। ओके, अब इसको देखिए, यहाँ पर वैल्यू भी लगा देते हैं। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन इसकी हल्की सी लेंदी सी दिख रही है, लेकिन है नहीं, क्योंकि समझाने में थोड़ा टाइम लग रहा है आपको। आइए, ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू हमारे पास 0.1, तो यहाँ पुट कर देते हैं। तो 0.1 का होल स्क्वायर, और ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर 0.1 की पावर हाफ है, और यहाँ भी 0.1 की पावर हाफ है, तो इसको भी बाहर हम कॉमन ले सकते हैं। तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे। 0.1 की पावर हाफ हमने बाहर कॉमन निकाल लिया है। अंदर बचेगा बेटा यहाँ, ये सारे का सारा बाहर चला गया है, तो यहाँ बचेगा -1। ठीक है, माइनस आएगा, सब चीज बाहर आ गई है, तो 1 ही बचेगा। अच्छा यहाँ देखिए, ये बाहर चला गया है, तो अंदर क्या बचा? इस ब्रैकेट के अंदर 2 बचा, है ना? और ये जो पावर है इसकी, इसके ऊपर भी होगी और 2 के ऊपर भी होगी, तो ये वाली पावर 2 के ऊपर वाली है भी यहाँ बची होगी। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर रह गया है। बस अब इसको आगे देखिए। देखिए, अगर इसको हम आगे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारा, इसका स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर तो बेटा 1 ही होगा, और पॉइंट हमारा कितने डिजिट के बाद आएगा? 2 के बाद, क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं। तो एक तो ये हो गया, एक जीरो लगाना पड़ेगा, तो यहाँ आ जाएगा हमारा पॉइंट इंटू 800। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या है हमारा? अच्छा, इसको हम कैसे ले सकते हैं? 0.1, इसको मैं पॉइंट हटाना चाहता हूँ इसका, ऊपर तो पावर हाफ है, इसका अगर मैं पॉइंट हटाना चाहता हूँ तो इसके नीचे 1 लिखूंगा, यहाँ 0 बढ़ाऊंगा, तो ये हट जाएगा पॉइंट, है ना? तो 1/10 आ जाएगा, इस जीरो से कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, यहाँ कितना है? 2 की पावर हाफ का मतलब रूट ही तो होता है, ये प्लस का है तो इसको पहले लिख देता हूँ, इसका मतलब √2 है, फिर क्या है? -1 है। ये है हमारा। अब आगे सॉल्व करते हैं, देखिए इसको। ठीक है, थोड़ा यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, समझिए। तो अब हमारे पास जो वैल्यू है, देखिए इसको देखते हैं। तो अब वैल्यू है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, सॉरी, 0.01 इंटू 800 इंटू, ये हुआ हमारा 1/10
की पावर हाफ। हाफ का मतलब कितना हो गया बेटा, रूट, तो उसके ऊपर रूट लगा सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ देखिए ये कितना है, √2 - 1। अच्छा √2 की वैल्यू हमें याद है, √2 की वैल्यू कितनी होती है, √2 की वैल्यू होती है हमारी 1.44 के आसपास, 4344 के आसपास होती है लगभग में, ये लगा दिया। और माइनस कितना कर दिया बेटा हमने, 1 कर दिया है। क्लियर है, यहाँ मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में कि √2 की वैल्यू हमने कितनी लगाई है, 1.44 हमने पुट की है। कभी आप इसको अदरवाइज ले लो, तो यहाँ पर √2 की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी है। ओके, अब इसके बाद आगे देखते हैं। अब बेटा देखो ये 2 जीरो है, इन 2 जीरो से ये पॉइंट हट जाएगा, ये पॉइंट भी हमारा 2 डिजिट के बाद है, तो हमारा फाइनल कितना हो जाएगा यहाँ पर 8 इंटू 1 का स्क्वायर रूट तो 1 होगा। अब ये है 10, 10 का स्क्वायर रूट हम देख लेते हैं, तो 10 का स्क्वायर रूट हमारे पास कैसे निकलेगा। अच्छा 10 के आसपास देखते हैं कि 10 के आसपास ऐसी कौन सी डिजिट है जिसका स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं, 9 है ना, 9 का निकाल सकते हैं। तो 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3 होता है, तो ये हमने 3 लिख दिया। अब लेकिन ये 9 नहीं है, 9 से थोड़ा ज्यादा है, तो इसका मतलब ये 3 नहीं आएगा, 3 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा इसका आंसर, थोड़ा सा कितना ज्यादा लिख दें, 3.2 ले सकते हैं, थोड़ा अप्रोक्सीमेट में इसको सॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा सा लगभग में इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने इसको कर दिया है। अब यहाँ पर इसको माइनस कीजिए, जैसे आप इसको माइनस करोगे तो यहाँ कितना बचेगा बेटा, 1, तो 0.44 ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात। अब इसको आगे हम थोड़ा सॉल्व करते हैं और हमारा आंसर जस्ट आने वाला है, ठीक है। अब देखिए इसके पॉइंट को हटा लेते हैं, जब पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर जीरो बढ़ाएंगे, पॉइंट हट जाएगा। अभी 32 हो गया, तो 8 चौक 32, 4 आ गया, 4 से सुबह हट देंगे, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो ऊपर आया हमारा 10 और यहाँ आया हमारा 0.11, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे 10 की मल्टीप्लाई इसके अंदर करेंगे तो पॉइंट एक डिजिट आगे पहुंच जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, लगभग में 1.1 आ जाएगा, ठीक है। 1.1 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। अब क्योंकि ये फ्लक्स आया है और फ्लक्स की जो यूनिट होती है वो कितनी होती है, फ्लक्स की यूनिट, तो फ्लक्स की यूनिट होती है बेटा न्यूटन पर मीटर, तो किसकी होती है, न्यूटन पर मीटर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, और एरिया की कितनी होती है, एरिया की होती है बेटा मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या जाएगा, इसका यूनिट जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम। ये हमारा टोटल फ्लक्स निकल कर आया है एक क्यूब से। अच्छा एनसीईआरटी में इसके आंसर को देखें कि थोड़ा सा हमने लगभग में सॉल्व किया था, तो बेटा एनसीईआरटी एनसीईआरटी में इसका आंसर है वो 1.05 आया है, ठीक है। अब ये हमारा कितना है, 1.1 के आसपास है, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, बिल्कुल हमारा सेम है, सही आंसर है बिल्कुल, ठीक है। इतना चलता है, बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल सही है। ओके, तो इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट और बचा है, उसको और देखना है। अब देखिए बच्चों, हमने इस क्यूब से निकलने वाला टोटल फ्लक्स तो निकाल लिया है, लेकिन अब ये निकालना है कि इस क्यूब के अंदर इनसाइड, यहाँ पूछा है चार्ज इनसाइड द क्यूब, इस क्यूब के अंदर कुल कितना फ्लक्स होगा। फ्लक्स तो हमने निकाल लिया है, लेकिन चार्ज कितना होगा, ठीक है। चार्ज इनसाइड द क्यूब, इसके अंदर कुल कितना चार्ज होगा, तो चार्ज निकालना है। अब आपको पता है यहाँ पर क्या किसका काम करेंगे हम, गॉस थ्योरम यहाँ पर अप्लाई होगी बेटा, क्योंकि गॉस थ्योरम ही हमें फ्लक्स और चार्ज के बीच में एक रिलेशन बताती है ना। क्योंकि यहाँ पर हमें फ्लक्स हमने निकाल लिया है, चार्ज निकालना है, तो फ्लक्स और चार्ज का रिलेशन किसमें होता है, गॉस थ्योरम में होता है, तो वहां से देखते हैं इसको हम, ठीक है बेटा। तो अब देख लेते हैं हम अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, है ना, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। तो गॉस लॉ बेटा क्या बोलता है, गॉस लॉ बोलता है कि जो फ्लक्स है किसी भी 3D सरफेस से, है ना, 3D सरफेस का मतलब जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो, मतलब जिसका वॉल्यूम निकाल सकते हो, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है चार्ज इनसाइड, चार्ज इनसाइड उस 3D सरफेस के अंदर कितना चार्ज रखा है अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला होता है। तो इसकी वैल्यू तो हमने निकाल ली है, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आई है बेटा, लगभग 1 के आसपास ही आई है ना, 1.1, चलो 1.1 हमारी वैल्यू इसकी निकल कर आई है। अच्छा यहाँ क्या है, चार्ज को हम क्यों लिख सकते हैं, अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू सबको पता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 होती है। यहाँ लिख सकता हूँ मैं, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12
12 आपकी वैल्यू होती है। क्लियर है? तो ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे बस। इसके अपोन में क्या है 1 है, तो q की मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे, q हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो लगभग इसको 1 ही मान लेते हैं कि 1.1 1 ही है, और 1 की मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 8.854 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। और ये चार्ज है तो चार्ज की यूनिट बेटा क्या होती है, कूलाम होती है, तो c। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। तो जो हमारा क्यूब है उस क्यूब के अंदर जो हमारा फ्लक्स है ना, कितना फ्लक्स निकलेगा, तो फ्लक्स की वैल्यू आई है हमारे पास लगभग में 1.1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम निकल कर आई है। और चार्ज की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, वो आई है 8.854 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 कूलाम निकल कर आई है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया है, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और बढ़िया क्वेश्चन था। तो आप इसके नोट्स बनाइए प्रॉपर, और प्रॉपर आप इसको कीजिए, और फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।